हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली कोचिंग सेंटर्स के लिए सरकार ने न्यू गाइडलाइंस जारी की है और ये बेसिकली आपको बता दें कि इस बैकड्रॉप में कि यहाँ पर रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोचिंग सेंटर्स में आगजनी की जो घटना है, चाहे हम मुखर्जी नगर की बात करें या फिर अहमदाबाद कोचिंग सेंटर्स की बात करें, रिसेंटली बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में आग लगने वाली जो घटना है वो सामने आई है। प्लस यहाँ पर ये भी चीजें निकल के आ रही है कि कोचिंग सेंटर में बहुत सारे बच्चे कोचिंग करते हैं। इवन कि आप देखेंगे कि 12 साल का बच्चा भी कोचिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने सख्त यहाँ पर निर्देश ये दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को यहाँ पर आप इनरोल नहीं देंगे। कोचिंग सेंटर को ये साफ साफ ये निर्देश दिया गया है। इवन कि यहाँ पर इसमें ये भी कहा गया है कि टीचर्स के लिए, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक क्वालिफिकेशन से ग्रेजुएट होना चाहिए। ये सब चीजें बात की गई। हम लोग यहाँ डिटेल से बात करने वाले कि इस गाइडलाइंस में, सरकार की इस गाइडलाइंस में कौन कौन सी जो बातें हैं वो की गई है, कितनी पेनाल्टीज रखी गई, मिनिमम एरिया क्या रखा गया है, या बच्चे जो आजकल कोचिंग्स में बैठते हैं उसमें आप देख सकते हैं कितना कंजस्टेड होता है। उस कंजस्टेड को लेकर भी यहाँ पर जो पूरी एक प्लानिंग की गई है, पूरी बातें कही गई यहाँ पर, इन सब के बारे में बात करेंगे खासकर इस वीडियो में। तो आपको बता दें कि कॉन्टेक्स्ट यही है कि सरकार ने गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 इन्होंने जारी किया है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने यहाँ पर जारी किया है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि कोचिंग सेंटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशंस के लिए एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश कर सके, ताकि उनके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हो कोचिंग सेंटर को ऑपरेट करने के लिए, ताकि जो भी बच्चे इनरोल कर रहे हैं, स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिल सके और बाकी जो को क्यूरिकुलर जो एक्टिविटीज होती है उस पर ही फोकस कर सके, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इवन की कैरियर गाइडेंस के लिए भी प्रोवाइड किया जा सके, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो सके, मेंटल वेलबींग। मतलब ओवरऑल हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो बेसिकली जो गाइडलाइन जारी किया गया है, स्टूडेंट्स के कोचिंग सेंटर में जो स्कैम हो जाता है कभी कभी, इसके लिए ओनली नहीं किया गया है, इवन की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, गाइडेंस के लिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बेसिकली सरकार ये गाइडलाइंस लेके आई है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में उठता हो कि ये कोचिंग सेंटर एक्चुअली किसको कह सकते हैं? क्या कोई 10 बच्चा पढ़ रहा है उसे हम कोचिंग सेंटर कह देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर सरकार ने ये भी साफ साफ कहा है, कोचिंग सेंटर में बेसिकली इंक्लूड होंगे वो सेंटर, वो स्टैब्लिश सेंटर जो कहीं न कहीं रन किए जा रहे हैं, एक कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, स्टडी प्रोग्राम दी जा रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, एकेडमिक सपोर्ट के लिए, चाहे स्कूल के बच्चे हो, चाहे कॉलेज के बच्चे हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हो। लेकिन उसमें कहा गया है कि 50 से ऊपर बच्चे, अगर आप 40 बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, तो वो आपका कोचिंग सेंटर में इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि आप सरकार की इस गाइडलाइंस के दायरे से बाहर में है। सो अब क्वेश्चन निकलता है कि ये नया रूल्स अभी क्यों, मतलब ये क्यों सरकार लेके आई है? बेसिकली यहाँ पर सरकार का मेन कंसर्न ये है कि आज के टाइम में बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग जो है ना, वो अनरेगुलेटेड है। उसको रेगुलेट करने के लिए, और जो रिसेंटली जो ग्रोइंग जो कंसर्न्स, जो इश्यूज निकल के आते हैं, या इवन की 100% गारंटी कोचिंग से, बहुत सारे बैनर आप देखते होंगे कोचिंग्स के जो गारंटी देते हैं, बच्चे से स्कैम्स कर लेते हैं कोचिंग्स के नाम पर, कहीं कहीं पैसे लेने के बाद में कोचिंग्स जिस तरीके से बात की जाती है कि ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, ऐसे फैकल्टी होंगे, उस तरीके से बच्चों को मिलता नहीं है। ये सारे कंसर्न्स है। इन कंसर्न्स को लेकर इवन की सुसाइड्स का भी कंसर्न्स है, जो कि कोटा में आप आए दिन देखते होंगे बच्चे बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं, आईआईटी मेडिकल की जो तैयारी करते हैं, और वेरियस मेल प्रैक्टिसेस जो कहीं ना कहीं इसमें इस चीज को, कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर सरकार ये चीजें लेके आई है। इवन यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर कि कोचिंग सेंटर के ऑपरेट करने के लिए इफेक्टिव और एथिकल जो ऑपरेशंस है, वो भी कहीं ना कहीं इनके बारे में भी रूल्स में बातें की गई हैं। सो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशंस के लिए। कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिकली उन्हें एक एप्लीकेशन सबमिट करने की नीड है यहाँ पर, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास में, या फिर लोकल जुरिस्डिक्शन के पास में, और उसमें आप ये बताएंगे कि आपका जो भी उसमें नॉर्म्स है, फीस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो चीजें कहीं के आप उसमें मेंशन करेंगे और गवर्नमेंट के पास में चीजें कहीं के सबमिट करेंगे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अगर कोचिंग सेंटर्स मल्टीपल अगर ब्रांचेस रन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको सेपरेट सेपरेट कोचिंग्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की नीड है। अगर मान के चलिए किसी की ब्रांच ABC एक कोचिंग है, उसकी ब्रांच आप दिल्ली है, जयपुर है, राजस्थान, हर जगह पर है, ठीक है, तो आपको अलग अलग आपको स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में रजिस्ट्रेशन करने की नीड है। अब सवाल निकलता है कि एक मार्केटिंग स्टैंडर्ड इसमें सरकार
सरकार ने तय रखा है। वो क्या है? सरकार ने साफ-साफ कहा है कि कोई भी मिसलीडिंग प्रॉमिसेस या फिर ऐसी कोई गारंटी जो कहीं न कहीं कि ये आज हमारे कोचिंग से रैंक होल्डर निकलते हैं, आपको टॉप 100 के रैंक में आपको ये चीज़ें दिलवाएँगे। कुछ अगर इस तरीके के भ्रामिक ज आजकल ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें कि वैसे हमने यहाँ पे कुछ कोचिंग्स का नाम यहाँ पर लिखे बताए नहीं हैं, जो ऊपर में आपको दिख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं 100% गारंटी सरकारी नौकरी गारंटी। क्लासेस देख सकते हैं यूपीएसआई, एसएससी, यूपी पुलिस ये सब चीज़ की क्लासेस इवन कि ये आपके यूपीएससी, पीसीएस के जो क्लासेस हैं, यहाँ पर हर ये कहा जा रहा है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 100% यहाँ पर ऑफ कहा जा रहा है। अगर 100% ऑफ ही रखना है तो आप यहाँ पर फ्री क्यों नहीं लिख सकते हो? ये भी चीज़ तो कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर चीज़ें लुभाते हैं 100% फ्री कह के यहाँ पे ये चार्जेज़ ली जाती है कि आपको लॉक इन जो चार्जेज़ है, टेस्ट सीरीज़ के चार्जेज़ है, इसके चार्जेज़ है, बैठने के चार्जेज़, एसी के चार्जेज़ ये करके ना आपसे पैसे लेते हैं। और खासकर आपको ये वीडियो ना देखने वहाँ मिलेगा जो लोग कोचिंग्स जो चला रहे हैं ना, कोचिंग्स वाले ये गाइडलाइंस को वीडियो को बनाएँगे और वो समझाएँगे। जो खुद लाखों रुपया ले रहे हैं और जो खुद 2 लाख 3 लाख रुपया ले रहे हैं वही लोग इस वीडियो को बनाएँगे क्योंकि सरकार का नया गाइडलाइंस आया है। तो वो लोग बनाएँगे कुछ न कुछ और लोग खुद अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करेंगे। ख़ैर, यहाँ पर सरकार ने ये भी कहा है स्टैंड मार्केटिंग स्टैंड के लिए कि ट्रांसपेरेंसी आपको हर तरीके से लानी है यहाँ पर। यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि जो ट्यूटर जो पढ़ा रहा है, जो जो फैकल्टी जो पढ़ा रहा है, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, कोर्सेज़ का ड्यूरेशंस क्या है, करिकुलम का डिटेल्स कितने टाइम में खत्म होगा, कितने ड्यूरेशंस का ये टाइमिंग है, सब कुछ क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन, हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड फीस ये सब के बारे में आपको ट्रांसपेरेंसी अपनानी है। तो मार्केटिंग स्टैंडर्ड ये सही रखा गया लेकिन वही है कि चीज़ें आती तो है लेकिन इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सवाल निकलता है एनरोलमेंट के बारे में, कौन-कौन से बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। तो बिलो द एज ऑफ 16 से बिलो वाले एज यहाँ पर यहाँ लिखा गया 16 आर बिलो द एज ऑफ 16 नॉट परमिटेड फॉर एनरोलमेंट। यहाँ पर नीचे एक बात लिखा गया कि ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन अगर कोई भी बच्चा 10th पास कर चुका है तो वो बेसिकली एनरोल कर सकता है। लेकिन 10th पास आज के टाइम में ना 14 ईयर्स के एज में लोग कर लेते हैं 14-15 तक में। तो उसे वेट करना होगा 16 तक आने तक में। फाइनली फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूशन फी जो कि वेरियस कोचिंग वाले जो जिस तरीके से एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी एग्जाम, बैंक एग्जाम उसके फी कम होते हैं, यूपीएससी एग्जाम तो उसकी फी ज्यादा होता है, आईआईटी उनके फी ज्यादा होते हैं, मेडिकल ज्यादा होते हैं। तो उसके तरीके से कहा गया है कि ट्यूशन फी जो होना चाहिए वो बेसिकली है वेरियस कोर्सेज के लिए वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी कोचिंग करवा रहे हैं, आपकी तरफ से रिजल्ट अगर निकल भी रहा है सपोज कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप 5 लाख रुपए फी लेंगे क्योंकि यूपीएससी में आपको पता होना चाहिए कि जीएस का ओनली 2 लाख रुपया है, ऑप्शनल का एक अलग ही खेल चलता है कि 60-70 लाख रुपया उसका चलता है और अगर तो पॉपुलर फैकल्टी है तो वो 80-90 1 लाख तक भी फैकल्टी लेते हैं ऑप्शनल के लिए। तो इनके लिए कहा गया है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉस्पेक्टस होना चाहिए जिसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए फी स्ट्रक्चर के बारे में, हर एक इन्फॉर्मेशंस कोर्सेज के बारे में जानकारी, ड्यूरेशन, क्लासेस, ट्यूटोरियल, हॉस्टल फैसिलिटीज की फी क्या है, एग्जिट पॉलिसीज क्या है, फी रिफंड प्रोसीजर्स क्या है, ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में आपके होने चाहिए। इवन कि इसमें एग्जिट पॉलिसी भी है जिसमें ये कहा गया कि सपोज कीजिए 5 मंथ ये 8 महीने का कोई कोर्स है और कोई बंदा 2 मंथ पढ़कर उसे मन लग रहा है कि मतलब ये मन कर रहा है कि उसे क्लासेस में अच्छा नहीं लग रहा है, वो छोड़ देना देना चाहता है। तो उसके 6 महीने के जो फी है ना, वो प्रॉपर तरीके से रिफंड किए जाएँगे विदिन 10 डेज़। लेकिन पहले ऐसा होता नहीं था। पहले क्या अगर कोचिंग वाले पूरा ले लेते थे। अब कोचिंग करो या ना करो, आपकी फी अब जिस तरीके से रिमेनिंग जो टाइम आपने कोचिंग नहीं किए, उसके रिफंड आपके होंगे। और अगर मान के चलिए कि कोई भी फी अगर इन बिटवीन कोर्सेज़ के बाद में कोई फी अगर इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है, तो वो बेसिकली यहाँ कहा गया है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। होता है ना कभी-कभी कि 1 लाख रुपया फी है और बीच में आपसे टेस्ट सीरीज़ के नाम पर ये कुछ नाम पे फलना-ढिकना के नाम पे आपसे कुछ न कुछ पैसे ले लेते हैं। और ये बेसिकली दोनों पे अप्लाई होता है आपके कोर्स के फीस में और हॉस्टल रिलेटेड जो चार्जेज़ होते हैं उसमें भी। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे आज के टाइम में आपको मालूम है कि बच्चे इतने कंजेस्टेड तरीके से बैठते हैं कि मतलब स्पेस ही नहीं होता है। लोग किस तरीके से एजुकेशंस को ग्रहण कर रहे हैं ये चीज़ें ना मतलब भूल जाते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर पैरामीटर सेट किया गया है। यहाँ ये बोला गया कि 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट इन ईच क्लास यहाँ पर ये चीज़ रखी गई कोचिंग सेंटर में 1 स्क्वायर पर मीटर ये आपका स्पेस होना चाहिए। इवन ये भी कहा गया कि फायर सेफ्टी एंड बिल्डिंग कोड्स भी आपके होने चाहिए। जैसे आज के टाइम में फायर जैसे रिसेंटली जब ये चीज़ घटना हुई थी पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, पिछले साल आई थिंक पिछले साल ही होगा। तो उस समय गवर्नमेंट ने बेसिकली फायर सेफ्टी और जो कोड्स हैं वो बताए थे। लेकिन इसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पर सरकार ने बात की है। इवन कि ये भी कहा गया प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन, वेंटिलेशन होना चाहिए, कंजेस्टेड ऐसा नहीं कि मतलब दीवार पूरा बंद है, लाइटनिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए और इवन की सीसीटीवी कैमरास के बारे में बात की गई, फर्स्ट के एड किट, मेडिकल असिस्टेंस की सारी चीज़ें कोचिंग सेंटर में होनी चाहिए। स्टडी आवर्स के बारे में ये कहा गया कि आज के टाइम में क्या होता है मैराथन चलता है कोचिंग में, तो कोचिंग मैराथन जैसी जो चीज़ें होती हैं जैसे ऑनलाइन आप देखते हो मैराथन चलता है। कोचिंग सेंटर में भी आज के टाइम में क्या हो रहा है कि
अगर फैकल्टी अगर के पास लेक्चर्स कम है, मैराथन लगवा दो उससे। ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि उस दौर से हम गुज़रे हुए हैं, तो आपको हम बेसिकली क्लोज़ली बता सकते हैं, लेकिन बिना किसी का नाम लिए। तो स्टडी आवर्स के लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि स्कूल के आवर्स से ये टाइम जो है वो क्लैश नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, करिकुलम टाइम टेबल, जिसमें रिलैक्स करने के भी एक टाइम होना चाहिए स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि 2 घंटे बाद क्लास है, फिर 2 घंटे बाद क्लास है, मतलब बीच में गैप ही नहीं है, ये चीज़ होना चाहिए। और यहाँ पर एक बात जो सभी के लिए मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पर ट्यूटर्स के लिए भी जो फैकल्टी है उसके लिए मैंडेटरी है, और कोचिंग्स वाले खासकर ये ध्यान से सुने कि यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर्स दोनों के लिए कहा गया है वही मैंडेटरी किस बात का, वीकली ऑफ। आज के टाइम में क्या चलता है ना कि संडे है तो आप लगवा, अरे संडे फ्री है क्लास लगवा दो, कौन सा 3 घंटे 4 घंटे क्लास लगवा दो। ये चीज़ें आज के टाइम में, अब ये चीज़ें दोनों को वीकली ऑफ, स्टूडेंट्स के लिए भी और ट्यूटर्स के लिए वीकली ऑफ यहाँ पर देना जरूरी है। क्लास का साइज जो है वो टीचर स्टूडेंट रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ये एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। और इसमें एक चीज ऐड किया गया है, कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है, यानी कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, चाहे कोचिंग सेंटर कोई भी हो, ट्यूटर्स, ये कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इवन कि कोचिंग सेंटर वाले ही बच्चे के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो। रिसेंटली आपने आपने देखा हो कि एक बच्चे ने एक ऑनलाइन क्लासेस में फैकल्टी के ऊपर हाथ उठाते हुए, चप्पल से मारते हुए, तो ये सब चीजें भी अलाउ नहीं है। आप कंप्लेन कर सकते हैं, फैकल्टी भी स्टूडेंट्स का कंप्लेन कर सकता है। और ये कंप्लेन जो है ना विद इन 30 डेज में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ये भी चीजें ना साफ साफ लिखी गई है। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, बेसिकली कंप्लेन वहां पर जाएगा, वो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी, और इंक्वायरी कमेटी विद इन 30 डेज जो चीजें वो रिजॉल्व करके यहाँ पर पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। पेनल्टी की भी प्रोविजन है। पेनल्टी क्या होगी कि अगर कोचिंग सेंटर कोई भी इस पीछे बताए हुए कोई भी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं, ब्रीच करते हैं, तो फर्स्ट टाइम में 25,000 बहुत कम है, लेकिन सेकंड टाइम में 1 लाख है। लेकिन अगर ये मल्टीपल टाइम्स हो गया, थर्ड टाइम हो गया, तो उनका रजिस्ट्रेशन वापस लिया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए सब कुछ अपने जगह पर, रूल्स रेगुलेशन अपनी जगह पर, लेकिन हम एक चीज कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, तो सारे रूल्स गाइडलाइंस ना कोई काम के नहीं है। इतना रूल्स गाइडलाइन होने आने के बाद भी कुछ कोचिंग सेंटर वाले अपना तो चलाएंगे, और आगे देखना है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ तक कोचिंग सेंटर इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। आपका क्या मानना है इस मैटर पे, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।